नमस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, आप केवल खड़े होकर पानी को घूरकर समुद्र पार नहीं कर सकते। बिल्कुल। आज हम इसी सोच के साथ पाकिस्तान वायुसेना यानी पीएएफ के आधुनिकीकरण और उसके हथियार खरीदने के बदलते पैटर्न को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारी ये जो बातचीत है ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ओआरएफ में छपे एक लेख के विश्लेषण पर आधारित है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस लेख के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें। बिल्कुल, मतलब हमारा मकसद है ये जानना कि पीएफ अपनी ताकत कैसे बढ़ा रहा है, कौन से देश हैं जिन पर उसकी निर्भरता है या बदल रही है, और क्या हाल के भारत पाक टकराव का इस सब पर कोई असर पड़ा है। हाँ, और ये टॉपिक यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी काफी अहम हो सकता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस के नजरिए से। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत होती है हाल के, मतलब जो सोर्स में बताया गया है, 4 दिन के भारत पाक हवाई टकराव से। हाँ, उसमें ये बात सामने आई कि भारतीय वायुसेना वो सटीक हमले करने में, पाकिस्तान के एयर डिफेंस को भेदने में और एयर स्पेस पर कंट्रोल रखने में कामयाब रही। अच्छा, तो मतलब एक तरह से जहां भारत की क्षमताएं साफ दिखी, वहीं पीएफ के लिए ये एक रियलिटी चेक जैसा था। लेख तो यही इशारा कर रहा है। मतलब पाकिस्तान अपने दावे चाहे जो करे, पर इस घटना ने पीएफ को ये एहसास जरूर कराया कि भाई अपनी कमियां दूर करनी है और तेजी से मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये मॉडर्नाइजेशन की जरूरत, क्या ये कोई नई बात है? दिलचस्प बात यह है कि नहीं, ये कोई एकदम नया ट्रेंड नहीं है। खासकर आप देखें तो 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से ही पाकिस्तान का फोकस अपनी वायुसेना और नेवी के जो हवाई ताकत है उसको बढ़ाने पर रहा है। अच्छा, तो ये पहले से चल रहा है। और अगर पाकिस्तान के हथियार खरीदने के इतिहास को देखें तो वो तो उसके बाहरी रिश्तों से काफी जुड़ा रहा है ना। बिल्कुल। मतलब 50 से 70s के दौर में अमेरिका मुख्य सप्लायर था F-86, F-104 जैसे फाइटर जेट्स। चीन भी था F-6 के साथ, और थोड़ा फ्रांस से भी, मिराज। फिर 80s में अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन आया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्रंटलाइन स्टेट का दर्जा दिया और फिर से उसे एडवांस हथियार दिए, जैसे F-16। लेकिन 90s में तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे। हाँ बिल्कुल। तो उस दौर में फिर चीन के साथ डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत हुई, जैसे केट जेट ट्रेनर है वो मिलकर बनाना शुरू किया। और फिर 9/11 के बाद सीन फिर बदला। अमेरिका ने पाकिस्तान को MNNA यानी मेजर नॉन नेटो सहयोगी का दर्जा दिया। MNNA स्टेटस। हाँ, ये एक खास स्टेटस होता है जिससे रक्षा और आर्थिक फायदे मिलते हैं। तो इसके तहत फिर से F-16C मिले, हेलीकॉप्टर मिले और वो निगरानी वाले उपकरण भी। और इसी दौरान स्वीडन से साब 2000 AWAC और चीन से ZDK-3 AWAC सिस्टम भी खरीदे गए। ये AWAC मतलब हवा में उड़ते कमांड सेंटर टाइप। एकदम सही। ये होते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब ऐसी क्षमताएं जो आपकी मौजूदा सेना की ताकत कई गुना बढ़ा देती हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो हथियार खरीद है वो सीधे तौर पर उसके अमेरिका, चीन और अब तुर्की के साथ बदलते रिश्तों का आईना है। हाल के सालों में चीन का रोल कैसे बढ़ा है, इस पे कुछ बताएं। चीन पर निर्भरता तो काफी बढ़ी है। JF-17 फाइटर जेट जो चीन पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है, हाँ सुना है इसके बारे में। उसमें रूसी इंजन है, चीनी रडार है। फिर 2022 में चीन से J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट्स भी मिले और चीन से HQ-9PB एयर डिफेंस सिस्टम भी लिया है। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। बिल्कुल। और अब तो बात चल रही है चीन के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर J-35A को खरीदने की भी। स्टेल्थ फाइटर, ये तो बहुत बड़ा कदम होगा। हाँ, ये पाकिस्तान को पहली बार स्टेल्थ क्षमता देगा जो इस इलाके में हवाई ताकत के समीकरण बदल सकता है। चीन के अलावा तुर्की के साथ भी डिफेंस रिश्ते गहरे हुए हैं। अच्छा, तुर्की का क्या रोल है? तुर्की पाकिस्तान के पुराने F-16 जेट्स को अपग्रेड कर रहा है। बायेक्ता TB2 और अकींची जैसे एडवांस ड्रोन्स दिए हैं। हाँ, ये ड्रोन्स तो काफी चर्चा में रहे। बिल्कुल। और JF-17 के लिए तुर्की में बनी असेलपॉड टारगेटिंग पॉड भी इस्तेमाल हो रही है। यहाँ तक की खबरें हैं कि तुर्की का जो अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट है KAN, उसको मिलकर बनाने की भी बात हो सकती है। बाप रे। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? पीएफ आखिर चाहता क्या है? देखिए, लेख के मुताबिक पीएफ का लक्ष्य है टेक्नोलॉजी में बढ़त लेना, अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करना और AWNC जैसे फोर्स मल्टीप्लायर्स के जरिए भारत के साथ जो विमानों की संख्या का अंतर है
उसे कुछ हद तक कम करना। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की, हाल के टकराव ने पीएफ की कमजोरियां भी तो दिखाई हैं, खासकर एयर डिफेंस में। 500 AEWC या HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हासिल करना भी एक लक्ष्य होगा। जैसे J-35A के लिए PL-17 की बात होती है, जिसकी रेंज काफी ज्यादा बताई जाती है। ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान भारी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है। फिर भी 2025-26 के बजट में डिफेंस खर्च काफी बढ़ाया गया है। हाँ, और ORF का लेख इसी तरफ इशारा करता है कि इससे विकास के कामों के लिए पैसा और कम होगा। और ये पाकिस्तान की वही पुरानी सोच दिखाता है जहां देश की ताकत सिर्फ मिलिट्री क्षमता से आंकी जाती है। ये वाकई एक अहम सवाल खड़ा करता है कि लगातार इस तरह सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश का इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा के माहौल पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान का ये लगातार अपनी हवाई ताकत बढ़ाना, खासकर चीन और तुर्की की मदद से, ये दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को कैसे बदल सकता है। इस पर जरूर सोचना चाहिए। तो आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। बिल्कुल, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।